कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं आप सबके सामने नवंबर मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके बाद से फिर हर मंथ में 3 वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर लेकर आऊँगा, जिसमें 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक जो है वो करंट अफेयर्स होंगे। यानी कि एक मंथ में करंट अफेयर्स के ऊपर 3 वीडियोज़ होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सब के सब इस वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, नेशनल यूनिटी डे वॉज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कि हिंदुस्तान में नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर। अगर हम नेशनल यूनिटी डे की बात करते हैं तो उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश जो है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुई थी और इनका जो डेथ हुई वो 15 दिसंबर 1950 को। ही वॉज अ वेरी विजनरी मैन। सबसे पहले हिंदुस्तान के वो होम मिनिस्टर रहे, डिप्टी पीएम भी बनाए गए सबसे पहले। गांधी जी ने उनको सरदार का टाइटल दिया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुस्तान का आज़ाद होने के बाद जो भी प्रिंसली स्टेट थे उसको हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट बनाने में उनका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसी वजह से उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी या इसी के साथ साथ आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनके डेथ के बाद 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए एक अलग तरह की स्टैचू भी बनाई गई, जिस स्टैचू को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था और वाले हैं उनका नाम है राम सूतर। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, विच कंट्री होस्ट 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी? कि SCO का 19th मीटिंग है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड इकोनॉमी की जो मीटिंग है वो कहाँ पे होने को है, कहाँ कौन कंट्री जो है होस्ट करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया। अगर हम SCO की बात करते हैं तो SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये मीट जो है 19 मीटिंग जो है वो वर्चुअल मोड में था, हिंदुस्तान में हुआ और उसके जो चेयरमैन थे वो पीयूष गोयल थे। अगर हम SCO की बात करते हैं तो SCO की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई शुरू में सिर्फ 5 मेंबर थे, बाद में जो है कजाकिस्तान उसका मेंबर बना एंड देन 2017 में 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान भी उसका मेंबर बना। तो अगर उसका फाउंडेशन ईयर जो माना जाता है वो 15 जून 2001 को, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बेसिकली SCO का बनाने का जो पर्पज़ था वो ये था कि जो वास्ट यूरेशियन रीजन है वहाँ पे ख़ास तौर से सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए SCO को बनाया गया और उसमें 8 कंट्री है जिसमें चाइना का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 वॉज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट? इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 को किस डेट को सेलिब्रेट किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल इंटरनेट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक SMS जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कन्वे किया गया था, भेजा गया था, वो 1969 में 1969 में भेजा गया था और उस वक्त जिस नेट को हम यूज़ करते थे उसको हम अर्पा नेट के नाम से जानते थे। और अगर हम बात करते हैं 2005 से लगातार हम हर साल इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली जो सबसे पहले भेजने वाला स्टूडेंट था उनका नाम है चार्ली क्लाइन। चार्ली क्लाइन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट प्रोग्रामर थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक SMS को ट्रांसमिट किया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में 29 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्लूडेड इंडियाज़ पेन्ना टाइगर रिजर्व इन द बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस? किस में से कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान के पेन्ना टाइगर रिजर्व है उसको वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस में जगह दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूनेस्को।
अगर हम पन्ना टाइगर रिज़र्व की बात करते हैं तो पन्ना टाइगर रिज़र्व जो है वो एमपी में है और यूनेस्को ने रिज़र्व बायोस्फीयर रिज़र्व में उसको जगह दी है और इस तरीके से हिंदुस्तान के तरफ से बायोस्फीयर रिज़र्व को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। उसमें से 3 जो है वो मध्य प्रदेश से हैं, जिसमें से एक पचमरही है, दूसरा अमरकंटक है और तीसरा जो है वो पन्ना टाइगर रिज़र्व है। अभी अगर हम बात करते हैं तो पन्ना टाइगर रिज़र्व में टोटल 54 टाइगर अभी वहाँ पे है। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है और अभी जो उसका डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजौले। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के हेड फुल फॉर्म का तो वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली मोटिव यह है कि वर्ल्ड में जो है वहाँ पे हमें पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, ख़ास तौर से एजुकेशन के ज़रिए से, साइंस के ज़रिए से एंड कल्चरल हेरिटेज के ज़रिए से। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है विच पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज़ लॉन्च मेरी सहेली इनिशिएट फॉर सिक्योरिटी ऑफ वोमेन। किस में से कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसने एक न्यू इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसको हम मेरी सहेली के नाम से जानते हैं, जो ख़ास तौर से औरतों के सिक्योरिटी के लिए इनिशिएट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने रिसेंटली अभी एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिस इनिशिएटिव को हम मेरी सहेली के नाम से जानते हैं। मेरी सहेली में जो है बेसिकली जो वोमेन फोर्सेस होती है उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो ट्रेनों में होती हैं और जो भी वोमेन ट्रेवल कर रही है ट्रेन में उनको सेफ्टी प्रदान करने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वक्त का तकाजा था और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हाँ इस तरीके के इनिशिएटिव लिया जाए ताकि औरतें भी सेफली ईज़िली ट्रेन में ट्रेवल कर सके। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है फेनी ब्रिज इज़ कनेक्टिंग इंडिया विथ विच कंट्री। कि फेनी ब्रिज जो है वो हिंदुस्तान को किस कंट्री से कनेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगर हम फेनी ब्रिज की बात करते हैं तो फेनी एक रिवर है बांग्लादेश में और फेनी ब्रिज जो है वो हिंदुस्तान को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है और फेनी ब्रिज जो है वो हिंदुस्तान के त्रिपुरा स्टेट में है और बांग्लादेश के चिट्टागोंग स्टेट से जोड़ता है। बेसिकली ये ट्रेड के पर्पज़ से किया गया था। 2015 में शेख हसीना और पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन इसकी रखी थी और 2020 के दिसंबर तक ये बात कही जा रही है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ज़रिए से कहीं ना कहीं ट्रेड का सिलसिला हिंदुस्तान और बांग्लादेश में उसकी शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है और ये फेनी ब्रिज जो है 1.8 किलोमीटर का है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है केशुभाई पटेल पास्ड अवे, ही वॉज सीएम ऑफ विच स्टेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। अगर हम बात करते हैं केशुभाई के तो वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वेटरन लीडर थे बीजेपी के और बीजेपी गुजरात में वो 2 टर्म सीएम भी रहे थे 1995 में एंड 1998 में 2 मरतबा वो पीएम रहे और उनके बाद से नरेंद्र मोदी वहाँ के पीएम बनाए गए। उसके साथ साथ 6 टाइम वो वहाँ के एमएलए भी रहे थे। उसके साथ साथ 2012 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो खुद से खुद अपने पार्टी को उन्होंने बीजेपी के साथ मर्ज कर लिया। अगर हम अभी गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात का जो स्टेट है उसका जो फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो 1 मई 1960 है। यानी कि 1 मई 1960 को गुजरात जो है वो स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है और अभी विजय रूपानी जो है वो गुजरात के सीएम है, आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के गवर्नर है और गांधीनगर जो है वो गुजरात का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 8, हु लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात। इसमें से कौन है जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले सी प्लेन यानी कि पानी में प्लेन का सर्विस की शुरुआत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन हिंदुस्तान के सबसे पहले सी प्लेन की शुरुआत करते हैं गुजरात में और बेसिकली ये जो है
ख़ास तौर से स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब जो कवाडिया गांव है, ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत करके साबरमती रिवर फ्रंट तक का ये सर्विस है। साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर ये कवाडिया जो गांव है, वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो नर्मदा रिवर है, वहाँ से ये सर्विस है। और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसमें सर्विस को उन्होंने लॉन्च किया था और उसमें वो शरीक भी हुए थे। तो ये सबसे पहले हिंदुस्तान में अलग तरह की ये फर्स्ट सी प्लेन सर्विस है जो गुजरात में है, कवाडिया विलेज से, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से लेकर साबरमती रिवर जो गुजरात में है वहाँ तक की ये सी सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच IIT डेवलप्ड IITM कोविड गेम इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस ऑन द कोविड-19 वायरस अमंगस्ट चिल्ड्रेन। इसमें से कौन IIT है जिसने अभी रिसेंटली एक न्यू गेम लॉन्च किया है जिसको हम IITM कोविड गेम के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। जो वहाँ के IIT के जो बच्चे थे उन लोगों ने सोचा कि एक अलग तरह के गेम बनाया जाए जिस गेम के ज़रिए से कोविड-19 वायरस से रिलेटेड लोगों में हम अवेयरनेस लाया जाए। जनरल तौर पे आम पब्लिक है उनके दरमियान में अवेयरनेस लाया जाए और पार्टिकुलरली जो बच्चे हैं उनके दरमियान में अवेयरनेस लाने का काम किया जाए। तो इसको IIT मद्रास के बच्चों ने इस पर्पज़ को अपने माइंड में रखते हुए ये गेम को लॉन्च किया जिसको हम IITM कोविड गेम के नाम से जानते हैं। IIT मद्रास की जो बुनियाद रखी जाती है वो 1959 में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ऑथर ऑफ टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19। इसमें से कौन ऐसा राइटर है जिन्होंने एक किताब लिखी है टिल वी विन बुक ऑन कोविड, और ये जो बुक है वो कोविड-19 से रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रणदीप गुलेरिया। और ये किताब रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। बेसिकली सिर्फ रणदीप गुलेरिया ने ही इस किताब को नहीं लिखा है, उनके साथ 2 और डॉक्टर्स ने मिलकर इस किताब को लिखा है और वो सब के सब उन सब का कहीं ना कहीं एसोसिएशन जो है वो एम्स से है। सबसे पहला जो नाम है रणदीप गुलेरिया का है, सेकेंड जो है वो चंद्रकांत लहारिया का है, और चंद्रकांत लहारिया जो मेडिकल एक्सपर्ट है, और एक और जो नाम है वो है गगनदीप कांग। गगनदीप कांग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो वैक्सीन रिसर्चर है और इसी के साथ साथ वो वायरोलॉजिस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश एंड विच नेशन लॉन्च जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कराट बांग्लादेश 2020। कि बांग्लादेश ने किस नेशन के साथ मिलकर अभी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कराट बांग्लादेश 2020 को लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, US। कि US ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत की है जिसको हम कराट बांग्लादेश 2020 के नाम से जानते हैं। ये 4 नवंबर को बे ऑफ बंगाल में हुआ। बेसिकली इसका जो मोटिव है वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे, ख़ासतौर से मैरीटाइम के फील्ड में। और बेसिक जो है इसका मोटिव ये था कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे और ख़ासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में जो मैरीटाइम अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएट करे। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च 13 सैटेलाइट इन अ सिंगल रॉकेट। किस में से कौन सा कंट्री है जिसने 13 सैटेलाइट को लॉन्च किया है एक ही रॉकेट के ज़रिए से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, चाइना। चाइना ने अभी रिसेंटली 6 नवंबर को एक ही रॉकेट के साथ 13 सैटेलाइट को लॉन्च किया। उसमें से 10 जो थे वो अर्जेंटीना से थे और इसी के साथ साथ 13 सैटेलाइट को सक्सेसफुली उन्होंने ऑर्बिट में पहुंचाया। और ऑर्बिट में पहुंचाने के साथ साथ ही ये जो स्पेस मिशन है वो वर्ल्ड का सबसे पहला लार्जेस्ट, या हम बोल सकते हैं कि बिगेस्ट फॉरेन सैटेलाइट है जो किसी कंट्री के ज़रिए से भेजा गया है। कि 13 सैटेलाइट को एक साथ भेजना का ये काम सबसे पहले किसी कंट्री ने किया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच चैनल साइंड MAU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च एजुकेशन ऑन TV चैनल। कि इसमें से किस चैनल ने अभी IT मिनिस्ट्री के साथ एक मेमोरेंडम किया है कि वो क्या करेगा, एजुकेशन के जो भी लॉन्च प्रोग्राम हो सकते हैं उसको TV चैनल पे लॉन्च करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रसार भारती। अगर हम बात करते हैं प्रसार भारती का, तो प्रसार भारती ने अभी IT मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक समझौता किया है। उस समझौते के जरिए से प्रसार भारती ने ये कहा है
कि वो 51 DTH पर डायरेक्ट टू होम जो चैनल्स है वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम को लॉन्च किए जाएंगे, और वो भी 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 24/7 सर्विस होंगे, क्योंकि अभी कोविड के पीरियड में हम लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बुक को बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सूरत में हमारे पास या तो इंटरनेट या इसी के साथ साथ जो भी टीवी चैनल्स है, यही दो माध्यम है जिसके ज़रिए से कहीं ना कहीं और भी माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एजुकेशनल कंटेंट है उसका रीच हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि 51 जो लॉन्च किए जाएंगे, उसमें से खास जो है बात करते हैं स्वयं प्रभा जो है 22 चैनल पे दिखाए जाएंगे। स्वयं प्रभा से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें नष्ट की जाती है उसको 22 चैनल पे दिखाए जाएंगे। इसी के साथ साथ ई विद्या जो है 1 से लेकर 12 क्लास के लिए, जिसको NCERT ने लॉन्च किया है, 12 चैनल पे दिखाए जाएंगे। इसी के साथ साथ वंदे गुजरात को 16 चैनल पे दिखाया जाएगा। अगर हम प्रसार भारती की बात करते हैं तो प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो का एक पार्ट है। 23 नवंबर 1997 को इसकी बुनियाद रखी जाती है। हेड क्वार्टर दिल्ली में है, और इसके अभी जो CEO है वो है शशि शेखर वामपति। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च PSLV C49 विथ 10 सैटेलाइट्स? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी PSLV C49 को 10 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसरो। अगर हम PSLV की बात करते हैं तो PSLV का फुल फॉर्म जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, या इसी के साथ साथ इसी के एक और सीरीज होता है जिसको हम GSLV के नाम से जानते हैं, जो गाइनोकोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। अगर हम बात करते हैं PSLV C49 का, तो C49 इसको जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया गया है, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और श्रीहरिकोटा जो है वहाँ आंध्र प्रदेश में है। तो स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है इसरो इसको डील करता है। इसरो की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है या स्थापना जो की गई वो 15 अगस्त 1969 को की गई, और अभी उसके जो हेड हैं वो है K Sivan। क्वेश्चन नंबर 15, Kotur Elephant Rehabilitation Center is said to become largest care center in the world. Where it is located? कोटूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट केयर सेंटर होगा एलिफेंट के लिए, ये कहाँ पे वाक़ है, कहाँ पे स्थापित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D, तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी कैपिटल तिरुवनंतपुरम में कोटूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर को बनाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा, जहाँ पे केयर भी किया जाएगा, क्योर भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ 108 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, और ये अभी केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, और तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला के कैपिटल भी है। केरला के अभी जो CM पिनाराई विजयम है, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन नंबर 16, विच कोर्ट इज़ द फर्स्ट वन टू लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स? कि इसमें से हिंदुस्तान में कौन सा हाई कोर्ट है जो फर्स्ट हाई कोर्ट होगा जो लाइव स्ट्रीम करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट रिसेंटली जो है यूट्यूब चैनल के ज़रिए से लाइव स्ट्रीम को प्रोसीड करेगा, और ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बेहतरीन है, और आगे आने वाले दिनों में और भी हाई कोर्ट इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड वर्चुअली? कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का हॉर्नबिल फेस्टिवल को वर्चुअली मोड में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, नागालैंड। अभी कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसकी वजह से वर्चुअल मोड में हॉर्न फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा। हॉर्न फेस्टिवल जो है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और कोहिमा का एक गांव है जिसको हम किस्मा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और नागालैंड के जो भी ट्राइब्स है उनका जो भी कस्टम है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, फूड है, रहने सहने का जो भी स्टाइल है, उन तमाम चीज़ों को इस फेस्टिवल में डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है।
और वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा लोग, हिंदुस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग हॉर्न फेस्टिवल को देखने के लिए नागालैंड में जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसको हम फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ और अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो तमिलनाडु में पोंगल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इसी के साथ साथ ओणम को केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टीम वॉन IPL 2020 ट्रॉफी? कि 2020 का IPL ट्रॉफी कौन सी टीम जीती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पांचवी बार ये खिताब जीतने वाली टीम बन गई। और सबसे ज़्यादा IPL में अगर कोई टीम IPL ट्रॉफी जीती है तो वो मुंबई इंडियंस ही है, जो 5 बार जीती है। 2019 का भी ये भी विनर है और 2020 का भी विनर है। ऑरेंज कैप KL राहुल को दिया गया है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले क्रिकेटर हैं। रबाडा को पर्पल कैप दिया गया है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा 30 विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं। इसी के साथ साथ सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो वो जोफ्रा आर्चर है। इमर्जिंग क्रिकेटर की बात करते हैं तो वो देवदत्त पडिक्कल है। और मैन ऑफ द मैच का जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया वो ट्रेंट बोल्ट है। और 2008 से इसकी शुरुआत हुई IPL की, और ये 13th संस्करण था जो दुबई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था वो कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, गुजरात। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दौरे पे गए थे तो वो सरदार जूलॉजिकल पार्क के पास भी गए थे, वहाँ भी गए थे। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब में है, और इसको हम जंगल सफारी के नाम से भी जानते हैं। और ये कवाडिया जो नर्मदा के डिस्ट्रिक्ट में कवाडिया विलेज है वहीं पे ये वाक़ है। और बेसिक जो है ये 400 अलग अलग के मेडिसिनल प्लांट भी वहाँ पे है, तो ये भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस है। और क्वेश्चन नंबर 20 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हु हैड सजेस्टेड द नेम ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार? के अभी रिसेंटली जो 26 नवंबर को साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार आया था उसको किस कंट्री ने नाम सजेस्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान ने निवार नाम का सजेस्ट किया था, और निवार का जो मतलब होता है वह लाइट का होता है। बेसिक जो ख़ास तौर से बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो 13 कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग तरह के नाम को सजेस्ट करते हैं, और हर कंट्री जो है 13 नाम सजेस्ट करती है, और उसी को जो है जो भी साइक्लोन आते हैं उसी एक नाम में से किसी एक नाम को सजेस्ट करके उस साइक्लोन का नाम दे दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अम्फान का जो बंगाल में मई में आया 2020 में, उसको थाईलैंड ने सजेस्ट किया था। निसार्जा जो मुंबई में आया था उसको बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। और हिंदुस्तान ने भी बहुत सारे नाम सजेस्ट किया है जिसमें तेज़ है, गति है। तो गति जो है वो अभी रिसेंटली 22 नवंबर को सोमालिया में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था। तो इस तरीके से जो 13 कंट्री है जो आसपास के बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्री है वो 13 नाम सजेस्ट करती है, और उसी में से एक नाम जो भी साइक्लोन आता है उसको रख दिया जाता है। तो निवार का जो सजेस्ट करने वाली कंट्री है वो है ईरान। और इस तरीके से जितने भी साइक्लोन या आपदा आते हैं तो उसके लिए हिंदुस्तान में एक अलग तरह की फ़ोर्स बनाई जाती है। फोर्स को गठन किया गया है जिसको हम NDRF के नाम से जानते हैं। NDRF का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। कि बेसिकली इसका जो मोटिव ये होता है कि इस तरीके से जो भी साइक्लोन आए या कोई भी चीज़ आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए तो वहाँ पे NDRF का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो है SN प्रधान। अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो बुनियाद रखी गई वो 2006 में बुनियाद रखी गई ताकि इस तरीके के आपदा से अपने आप को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए NDRF के गठन किया गया था। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, रिसेंटली अखेतम अच्युतम नाम्बूथिरी डाइड, व्हाई ही वॉज फेमस। कि एक पर्सनालिटी है अखेतम अच्युतम नाम्बूथिरी, वो रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, डेथ किए हैं, वो क्यों फेमस थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर जो भी चीज़ें सजेस्ट करना हो आप कर सकते हैं, ताकि उसके ज़रिए से मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। वंस अगेन